सबसे पहले सभी इस नॉर्थ ईस्ट जोन और ईस्टर्न जोन के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का मैं यहाँ पे जोरदार तालियों से वापस एक बार स्वागत करता हूँ। तो हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं बायोफिट प्रोडक्ट रेंज की। तो आप सभी को पता है कि बायोफिट ये प्रोडक्ट कई सालों से नेटसप के साथ कई सारे किसानों तक पहुंचा हुआ प्रोडक्ट है। बायोफिट की शुरुआत हमने 2003 में की थी। पिछले 17-18 सालों से बायोफिट ये प्रोडक्ट श्रृंखला बहुत ही धूम धमाका मार्केट में मचा रही है। तो बायोफिट शुरू करने से पहले इसके पीछे एक उद्देश्य था, इसके पीछे एक कारण था। मतलब जैसे कि हम किसान की खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती करते समय हम अपना प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाए, जो आज के तारीख में जो खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे कम कैसे करें, साथ ही साथ मुनाफा कैसे बढ़ाए, जहां पे हम खेती कर रहे हैं, जो अपनी जो जमीन है उसका जमीन का स्वास्थ्य आरोग्य कैसे सुधारे। तो इन कई सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने बायोफिट के प्रोडक्ट श्रृंखला की शुरुआत की थी। तो बायोफिट ब्रांड विथ पर्पस, एक उद्देश्य के साथ हमने ये शुरुआत की थी और ये उद्देश्य हमारा यहाँ पे सफल होते जा रहा है। क्योंकि आज की तारीख में एग्रीकल्चर इनपुट का अगर आप मार्केट देखते हो, मतलब खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले औषध, इसका अगर मार्केट देखते हो तो वहां पे बायोफिट मतलब एक अलग ब्रांड एक तैयार हो चुका है। मतलब बायोफिट मतलब क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला प्रोडक्ट है क्या? बायोफिट मतलब एक मुनाफे वाली खेती करने का प्रोडक्ट है क्या? ऐसा शब्द, ऐसे कुछ विशेषण किसानों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। मतलब बायोफिट आज की तारीख में ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रॉफिटेबल फार्मिंग यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। मतलब यहाँ पे आने वाले कुछ समय में ये बायोफिट जो ब्रांड है ये सुपर ब्रांड बनने जा रहा है। तो ब्रांड का सुपर ब्रांड बनाने का और ये जो उसका जर्नी जो है उसमें नेटसप के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का, हर एक किसान का जो आज हमारे साथ बायोफिट के माध्यम से जुड़ा है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले सारे किसान भाई बहनों के लिए एक बार जोरदार ताली, वापस एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर हम थोड़ा एक नजर उसके अगर ऊपर डालते हैं तो पैंडेमिक वाला साल होने के बावजूद भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नेटसप ने 412 करोड़ का टर्नओवर किया। उस 412 करोड़ के टर्नओवर में बायोफिट का कंट्रीब्यूशन ये 65% है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 42 लाख बायोफिट की यूनिट हमने सेल किए हैं। मतलब आज के तारीख में देखा जाए तो 1 मिलियन से भी ज्यादा फार्मर्स, किसान आज नेटसप के साथ जुड़े। इसके पीछे रीजन है सिर्फ और सिर्फ बायोफिट। मतलब वो बायोफिट के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद का मुनाफा बढ़ा रहे हैं, खुद की खेती जो है, जमीन जो है उसका स्वास्थ्य सुधार रहे हैं और उनका प्रॉफिट रेशियो बढ़ा रहे हैं। तो हमें भी ये जो बायोफिट से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिला है, इस अवसर को ग्रैब करना बहुत जरूरी है। तो आप बायोफिट की अगर पूरी प्रोडक्ट श्रृंखला अगर देखेंगे तो दो कैटेगरी में आती है, मतलब क्रॉप केयर और एनिमल केयर। मतलब क्रॉप के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, एडजुवेंट, बायोपेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक विडिसाइड हमारे पास है। एनिमल केयर में हमारे पास सीएफसी प्लस प्रोडक्ट है। मतलब आज बायोफिट की पूरी पूरी प्रोडक्ट श्रृंखला देखेंगे तो 11 लगभग प्रोडक्ट हमारे पास है। तो आने वाले समय में नेक्स्ट क्या? तो जैसे कि नेटसप कंपनी अपॉर्जेटिक कंपनी है, प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन देने वाले कंपनी। नेटसप का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत तगड़ा है, नेटसप का मार्केट रिसर्च बहुत तगड़ा है। मतलब आज किसानों को या भारतीय नागरिकों को कौन से सवाल है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशन हम क्या दे सकते हैं, मार्केट में कौन सा सॉल्यूशन अवेलेबल है, मार्केट का सॉल्यूशन में कंटेंट्स क्या है, कौन से आधार पे बनाए और हम बेहतर कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर नेटसप का मार्केट रिसर्च टीम और नेटसप प्रोडक्ट का R&D टीम ये लगातार काम करता रहता है। और उसी को पकड़ते हुए हमने एक नई इंडस्ट्री, मतलब ये फिश प्रोडक्शन जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे कि हमारे किसान खेती के साथ साथ गाय भैंस संभालते हैं, एक सपोर्टिंग इनकम करके वो गाय भैंसों का एक छोटा बिजनेस करते हैं, वैसे कुछ किसान हमारे पास ऐसे हैं वो खेती के साथ साथ मत्स्य खेती भी करते हैं, मतलब फिश फार्मिंग भी करते हैं। तो फिश फार्मिंग इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? फिश फार्मिंग में आज के तारीख में प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, हम उनको सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं और वो मार्केट में जो अवेलेबल है उससे बेहतरीन कैसे दे, इसके ऊपर नेटसप ने सोच विचार करके एक नया रेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो उस रेंज की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा फिश फार्मिंग कैसे होता है, फिश प्रोडक्शन कैसे होता है, उसको एक छोटा सा एक हल्का सा नजर उसके ऊपर डालते हैं। तो फिश प्रोडक्शन देखा जाए तो दो तरीके से फिश प्रोडक्शन होता है। एक होता है मरीन वाटर फिशरी और दूसरा रहता है इनलैंड फिशरी।
मतलब मरीन वाटर फिशरी मतलब समंदर के पानी में जो फिश फार्मिंग होता है उसको मरीन वाटर फिशरी कहते हैं। उसमें भी दो सब कैटेगरी आते हैं, जैसे कि कमर्शियल फिशिंग मतलब डीप ओशन में समुद्र में अंदर जाके हम फिशिंग करते हैं, और एक रहता है ट्रेडिशनल फिशिंग मतलब कोस्टल एरिया पे जो ब्रैकिश वाटर जो उसको बोलते हैं, तो कोस्टल एरिया में जो फिशर्समैन है वो फिशरमैन वो वहां पे फिशिंग करते हैं, फिश प्रोडक्शन करते हैं। तो ये मरीन वाटर फिशरी। और दूसरा जो टाइप आता है वो है इनलैंड फिशरी। इनलैंड फिशरी मतलब जमीन के ऊपर जो वाटर रिजर्वियर जो वाटर बॉडीज है तो वहां पे फिशिंग करना। तो वहां पे भी नेचुरल रिसोर्सेस है और आर्टिफिशियल भी कुछ किसानों ने बनाए हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर फिशरी में रिवर, लेक, कैनल्स, डैम, डैम का बैक वाटर, तालाब, इसमें अलग अलग जगह पे फ्रेश वाटर फिशरी होती है। और कुछ किसानों ने कमर्शियल तौर पर एक्वाकल्चर के पॉन्ड तैयार किए, जैसे कि हम खेती करने के लिए जमीन तैयार करते हैं, या कुछ वहां पे अगर बनाने के लिए जैसे कि घर बांधने के लिए हम एक प्लॉट तैयार करते हैं, वैसे ही फिश फार्मिंग करने के लिए कुछ किसान हैं वो कृत्रिम आर्टिफिशियल एक पॉन्ड गड्ढा बनाते हैं और वहां पे फिश फार्मिंग करते हैं। ऐसे अलग अलग चार तरीके से दो कैटेगरी में यहाँ पे फिश फार्मिंग होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ये देखते हैं कि इंडलैंड फिशरी जो है वो कंट्रोल है, मतलब वहां पे कैसे हो रहा है, किस तरीके से कौन कौन से प्रैक्टिसेस हो रही है, प्रोडक्शन कौन सा निकाल रहे हैं, वो प्रोडक्शन कंट्रोल में है या अनकंट्रोल में है, मतलब उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये इनलैंड फिशरी, इनलैंड फिश फार्मिंग ही हमारे कंट्रोल में। समंदर को तो हम कंट्रोल में नहीं ला सकते, लेकिन इनलैंड फिशरी हम 101% अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और उसके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं। तो इनलैंड फिशरी वर्ल्ड वाइड सिनेरियो क्या है, वहां पे फिश प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कौन कौन से कंट्रीज यहाँ पे फिश प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है चाइना, मतलब पूरे वर्ल्ड का लगभग 16% से ज्यादा इंडलैंड फिश कैप्चर जो है, फिश प्रोडक्शन जो है वो चाइना करता है। और सेकेंड पोजीशन में अपना इंडिया है, और हम भी पीछे नहीं है, मतलब पूरे विश्व में अपना भारत 14% फिश प्रोडक्शन अपने भारत में होता है। उसके बाद बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है, कंबोडिया आता है। तो यहाँ पे ग्लोबल फिश फार्मिंग देखा जाए, इंडियन फिश फार्मिंग देखा जाए, तो इंडिया का सिनेरियो ये क्या है, मतलब अपने भारत में इंडियन फिश फार्मिंग, मरीन फिश फार्मिंग कैसे हो रहे हैं, उसका प्रोडक्शन ग्राफ कैसे जा रहा है। तो जैसे कि फिश ये हर एक के मतलब खाने में, मतलब डाइट में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहा है। एक न्यूट्रिशनल फैक्ट्स एंड फिगर देखा जाए तो एक अच्छा प्रोटीन्स, विटामिन का सोर्स, मिनरल्स का सोर्स फिश पे पाया जाता है। तो उसी तरह से फिश का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, मतलब मार्केट में फिश और फिश रिलेटेड जितने भी श्रिम्प्स है, प्रॉन्स है, उसको डिमांड है क्या, 101% डिमांड है। और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा ये डिमांड बढ़ते बढ़ते ही जाने वाला है। तो 2005 और 6 का अगर ग्राफ देखेंगे, मरीन फिशरी से हमें 28 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन मिला था। ये जो ब्लू कलर का ग्राफ दिख रहा है वो है। और रेड कलर का ग्राफ मतलब इंडियन फिश फार्मिंग से हमें 37.5 लाख मेट्रिक टन का फिश प्रोडक्शन मिला था। और डे बाय डे ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो 2005 के बाद 2006, 7, 2008, 2009, 10, 2017-18 की अगर बात करें तो ब्लू लाइन का जो ग्राफ है मतलब मरीन फिश प्रोडक्शन, ये इसमें कुछ ज्यादा ग्रोथ हमें नहीं मिली। यहाँ पे हम कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पे इंडियन फिश फार्मिंग का जो रेड कलर का आपको ग्राफ देख रहे हो, वो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब 2005-6 में 37.5 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन 17-18 में वही प्रोडक्शन 90 लाख मेट्रिक टन से ऊपर चला गया। मतलब ये इंडलैंड फिश फार्मिंग का पोटेंशियल हमें यहाँ पे पता चल सकता है। मतलब आने वाले समय में ये इंडलैंड फिश फार्मिंग का प्रोडक्शन और भी बढ़ने वाला है। किसानों का जो नजरिया है खेती को सिर्फ अनाज और धान फसल निकालना, तो वो बदलता जा रहा है। फिश प्रोडक्शन करना है, ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, ये भी खेती प्रॉफिटेबल खेती है। मतलब किसानों का नजरिया बदलते जा रहा है, फिश प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे इनलैंड या फ्रेश वाटर फिशरी कहाँ कहाँ पे होते हैं, मतलब जैसे कि एक्वाकल्चर पॉन्ड, मतलब यहाँ पे जेसीपी के सहायता से एक बड़े बड़े एकड़, 2 एकड़, 1.5 एकड़ या आधा एकड़ वाले बहुत बड़े पॉन्ड बनाते हैं। उसमें कैनाल का, नदी का या बोरवेल का पानी डाल देते हैं और वहां पे फिश फार्मिंग होता है। कुछ कुछ जगह पे डैम का जो पानी रहता है, मतलब बैक वाटर जो रहता है, तो वहां पे फिश फार्मिंग की जाती है। तो इस तरीके से फ्रेश वाटर में फिश फार्मिंग की जाती है। कुछ कुछ जगह पे कैनल एरिया में या
जो छोटे-छोटे तालाब है, तो तालाबों में भी फिश फार्मिंग, इनलैंड फिश फार्मिंग होते हैं। अभी इनलैंड फिश फार्मिंग में कौन-कौन सा प्रोडक्शन लेते हैं? तो इनलैंड फिश फार्मिंग में देखा जाए तो फिश में कटला, रोहू, मृगल, ये फेमस वैरायटी है। उसके बाद सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है और फिश के साथ-साथ श्रिम्प और प्राउन्स की भी खेती की जाती है। मतलब जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स लेयर फिशिंग करते हैं, मतलब पानी की जो जितनी भी डेप्थ रहता है, तो ऊपर का जो पानी है वहाँ पे कौन से कैटेगरी का या ब्रीड रहेगा, नीचे के पानी में कौन सा ब्रीड रहेगा, उसके हिसाब से वो लेयर फार्मिंग भी यहाँ पे करते हैं। अभी ये हुआ इनलैंड फिश फार्मिंग का एक तरीका। दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा एडवांस है, जैसे कि खेती में ओपन फार्मिंग में भी खेती होती है और पॉली हाउस, ग्रीन हाउस या शेडनेट में भी खेती होती है। वैसे ही फिश फार्मिंग ये एक्वाकल्चर पॉन्ड में भी होता है, फ्रेश वाटर में भी होता है और उसके बाद एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, मतलब रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, ये इस्तेमाल करके भी यहाँ पे फिश फार्मिंग होता है। मतलब यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे प्लास्टिक या पॉलीथीन इस्तेमाल करके एक लेआउट बना के एक छोटा सा स्टोरेज टैंक बनाते हैं और वो उसमें ये फिश के सीड छोड़ देते हैं और ये जो पानी है, ये पानी कंटिन्यूअस रीसर्कुलेटिंग होता रहता है। मतलब ये पूरा पानी हमेशा फिल्टर होके टैंक में जाएगा, उधर का पानी जो है वापस फिल्ट्रेशन यूनिट में जाएगा। ये ऐसा रीसर्कुलेटिंग होते रहता है। उससे पानी का क्वालिटी और फिश का जो पानी का वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वाटर वाटर एनवायरनमेंट, उसमें बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। तो ये रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है। तो आरए सिस्टम के लिए भी बहुत फेमस वैरायटी है, जैसे कि बारामुंडी है, सिल्वर या इंडियन पॉम्पैनो है, पर्ल स्पॉट है, पेंगासियस है, तिलापिया है, कोबिया है, रेनबो ट्रॉट, ऐसे अलग-अलग प्रजातियों का प्रोडक्शन हमारे किसान लेते हैं। साथ ही साथ कुछ किसान हमारे पास ऐसे हैं जो चावल का खेती करते हैं। राइस राइस जो पैडी फील्ड रहता है, राइस का फसल निकालने के बाद वहाँ पे लगभग 1 मीटर तक पानी स्टोर करने का, 1 मीटर हाइट तक, डेप्थ तक पानी स्टोर करने का सुविधा उनके पास रहता है। वहाँ पे पानी छोड़ देते हैं और राइस का जो स्ट्रॉ जो रहता है, मतलब फसल निकालने के बाद नीचे का जो स्टेम रहता है, तो उसके ऊपर पानी भर दिया तो धीरे-धीरे उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है और वो मछली का नेचुरल खाना बन जाता है। तो उसमें भी खेती की जाती है। मतलब पैडी निकालने के बाद उसमें भी फिश सीड छोड़ के वहाँ पे फिश फार्मिंग की जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिश, श्रिम्प या जो स्प्राउन है उसका लाइफ साइकिल कैसा रहता है, कौन से जो लाइफ स्टेज है वहाँ पे हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिश का जनरली देखा जाए तो हम एग्स का स्टॉकिंग कर देते हैं, मतलब मछली के अंडे तालाब में छोड़ देते हैं। उसके बाद उसका हैचुम के उसमें से लार्वा निकलता है। लार्वा का एकदम फ्राई करके एक एक ग्रोथ स्टेज है, तो फ्राई एकदम छोटी मछली बनती है। उसके बाद जुवेनाइल उससे थोड़ी बड़ी बनती है। मतलब यहाँ पे फ्राई और जुवेनाइल को फिंगरलिंग्स भी बोल सकते हैं हम। और उसके बाद स्मोल्ट करके थोड़ी मिड साइज की मछली बन जाती है। उसके बाद उसका एडल्ट में रूपांतर होता है और एडल्ट में रूपांतर होने के बाद मेल और फीमेल एडल्ट फिश उसका मेटिंग होके उसका रिप्रोडक्शन जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो उसका स्पैवनिंग या अंडे वापस छोड़ना, ये साइकिल शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एडल्ट जितने हाथ अपने लगेंगे वो उतना हमारा फायदा होता है, वही हमारा यील्ड है। मतलब यहाँ पे कितने अंडे छोड़ रहे हैं, 1 एकड़ तालाब में समझो 5,000 अंडे छोड़ रहे हैं, 10,000 अंडे छोड़ रहे हैं, 15,000 अंडे छोड़ रहे हैं और उसके बाद 3 महीने के बाद या 5-6 महीने के बाद कितने केजी का यील्ड हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे ये निर्भर रहता है। तो यहाँ पे पूरा लाइफ साइकिल ऐसे फिश का रहता है। अभी फिश फार्मिंग जहाँ पे होती है, फिश फार्मिंग में जो उत्पाद हमें मिलने मिलने वाला है, तो उस उत्पाद के कौन-कौन से फैक्टर्स है वो रिलेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है स्टॉकिंग टू हार्वेस्ट रेशियो। मतलब यहाँ पे फिश फार्मिंग करते समय बीज हमें डालने पड़ते हैं, उसको हम स्टॉकिंग बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। और स्टॉकिंग करने के बाद कुछ-कुछ जगह ये 3 साढ़े 3 महीने की पीरियड रहता है, लाइफ साइकिल रहता है और कुछ जगह पे ये साढ़े 5-6 महीने का लाइफ साइकिल रहता है।
तो यहाँ पे स्टॉकिंग करने के बाद कितना हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये रेशियो अगर अच्छा है, मतलब समझो 5,000 स्टॉकिंग सीड्स हम डाल रहे हैं और हमें मछली 4,500 मिल रही है या 4,700 मिल रही है, मतलब यहाँ पे रेशियो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपका मुनाफा ज्यादा हो रहा है, बराबर। लेकिन ये अगर यहीं पे स्टॉकिंग और हार्वेस्ट में यहाँ पे डिफरेंस अगर ज्यादा है तो आपका नुकसान हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो सीड्स आप छोड़ रहे हो वो मॉर्टेलिटी की वजह से, अलग अलग डिसीज की वजह से, बाकी कुछ चीजों की वजह से वो मर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉकिंग और हार्वेस्ट में डिफरेंस ज्यादा है तो नुकसान होता है। अभी फिश फीड जो है वो फिश फीड होना चाहिए क्या, फिश फीड फिश को, श्रिम्प को, स्प्राउन को देना ही चाहिए, बराबर। क्योंकि यहाँ पे हम कमर्शियल तौर पे जो यहाँ पे फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे नेचुरल सोर्स उनके बहुत कम तैयार होते हैं, तो यहाँ पे ऊपर से एडिशनल फिश फीड देना ही पड़ता है। तो फिश फीड की क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी क्या दे रहे, ये बहुत मायने रखता है। मतलब देखो आपके आपके पास बहुत अच्छे ज्यादा पैसे है, इन्वेस्टमेंट जितना चाहिए आप उतना कर सकते हो, उस चक्कर में आपने फिश फीड की क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ा दी, ज्यादा मात्रा पे अगर वहां पे डाल रहे हो तो ज्यादा मात्रा पे डालने के बाद फिश वो ज्यादा फीड नहीं खाता, एक्सेस फिश फिश फीड जो है उसका सेडिमेंटेशन नीचे हो जाता है, और सेडिमेंटेशन होने के बाद पानी का जो नीचे का स्तर है वो खराब होना शुरू हो जाता है, वहां पे वो फिश फीड सड़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी अलग अलग प्रॉब्लम, मतलब जैसे कि डिसीज स्प्रेड होते हैं या मछली को परेशानी होती है। तो यहाँ पे फिश फीड एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी नहीं देना है, और देते समय आपको क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी, कौन सी गुणवत्ता का आप दे रहे हैं, बराबर, ये भी यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी। जैसे कि फिश का नेचुरल खाना क्या है, प्लैंक्टन है। प्लैंक्टन मतलब उसमें प्लांट प्लैंक्टन रहता है और जू प्लैंक्टन रहता है, मतलब पानी के अंदर बढ़ने वाली छोटी छोटी वनस्पतियां, उसको अलगी भी बोलते हैं। पानी के अंदर छोटी छोटी वनस्पति वनस्पति में ग्रास भी रहता है, जैसे कि नेपियर ग्रास रहता है, वो पानी के अंदर बढ़ता है, ये मछली का खाना रहता है। जू प्लैंक्टन जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जैसे कि जीव जंतु, उसको भी मछली खाती है। तो ये जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन सही मात्रा में है तो वो नेचुरली खाना उनको मिलता है। अभी हम जहाँ पे इनलैंड फिश फार्मिंग कर रहे हैं, एक्वाकल्चर पॉन्ड तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे प्लैंक्टन डेवलप होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बराबर, क्योंकि एक ही जगह पे पानी है, नेचुरल फ्री फ्लो वाला वाटर वहां पे नहीं रहता। तो यहाँ पे फिश का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमें सप्लीमेंट्री फिश फीड वहां पे ऐड करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे फिश फीड क्वालिटी क्वांटिटी, ये दो पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण हुए। जहां पे हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं वहां पे पानी की गुणवत्ता क्या है, बराबर। मतलब जैसे कि एक्वाकल्चर पॉन्ड में एक ही एरिया में एक ही जगह पे बहुत महीनों तक वही पानी को हम यूज करते हैं, तो कुछ महीनों के कुछ दिनों के बाद उस पानी का एक बदबू आने लगता है, गंदगी जैसा लगता है। तो उस पानी के जो पैरामीटर्स है, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये पूरे चेंज हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन और स्प्रॉन्स प्रोडक्शन के ऊपर ये इफेक्ट करते हैं। तो पानी क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। चौथा जो फैक्टर है वो फिश डिसीज एंड प्रेडेटर। मतलब देखो, जैसे कि एक कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो वैसे ही अपने फिश पॉन्ड में मछली को या स्प्राउन को अलग अलग डिसीजेस भी होते हैं। अब ये डिसीजेस कौन कौन से हैं? कुछ बैक्टीरियल डिसीज रहते हैं, कुछ फंगल डिसीज रहते हैं, कुछ एक्टोपैरासाइट की वजह से होते हैं। मतलब आपने बहुत बार देखा होगा, मछली आपने हार्वेस्ट किया, आपने मार्केट में लेके गए, लेकिन मछली के ऊपर के जो स्केल्स रहते हैं, उसका एक शाइनिंग वाला, सिल्वरी शाइनिंग वाला एक लुक रहता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। कुछ कुछ जगह पे उसके ऊपर, स्किन के ऊपर व्हाइट पैचेस धब्बे रहते हैं। उसकी जो फिश का टेल है, फिन्स है, वो आपको दिखाई नहीं देता, वो मतलब पूरा ऐसा 70-80% खराब हुआ दिखता है। फिश का जो मतलब आंख जो है उसके आजू बाजू में रेडनेस आपको दिखाई देगा। फिश का अगर मुंह आप थोड़ा ऐसा ओपन करके देखोगे तो वहां पे आपको रेडनेस और बैक्टीरियल ग्रोथ आपको दिखेगी। मतलब ये बहुत अलग अलग तरीके के बैक्टीरियल और फंगल डिसीज की वजह से होता है। लेकिन ये डिसीज क्यों फैलता है, इसके ऊपर भी गौर करना बहुत जरूरी है। मतलब जहां पे हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब जैसे कि जहां पे हम जिस सोसाइटी में, जिस गांव में रह रहे हैं, उधर अगर हाइजीन अगर प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो हम भी बीमार नहीं गिरते। जो हम खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, वो साफ सुथरा खाना खाएंगे, साफ सुथरा पानी पिएंगे तो हम भी बीमार नहीं करेंगे। वैसे ही फिश फार्मिंग जहाँ पे हो रही है, वैसे वाटर इन्वायरमेंट, मतलब पानी जो है उसका
हाइजीन कैरेक्टर अच्छा है क्या? या वहाँ पे जो हम फिश फीड दे रहे हैं, उसकी वजह से एक्स्ट्रा फिश फीड की वजह से कुछ हो रहा है क्या? या कुछ-कुछ किसान काऊ डंग गोबर भी पानी में फेंक देते हैं। वो एक्सेस फेंकने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? 100% हो सकता है, उसकी वजह से अलग-अलग डिसीज़ डेवलप हो सकते हैं। तो हमें प्रिकॉशन अगर लेंगे तो उसकी वजह से डिसीज़ डेवलप नहीं होंगे। तो ये फिश डिसीज़ेज़ प्रेडेटर ये एक फैक्टर फिश फार्मिंग में इम्पैक्ट करता है। उसके बाद 5वां फैक्टर आता है पॉन्ड इकोलॉजी। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं गाँव में रह रहा हूँ। गाँव में मेरी यहाँ पे सोसाइटी है, ये मेरा अपार्टमेंट है, बाजू वाला गली ये है, बाजू वाला लेन वो है। और मतलब हम एक इकोसिस्टम अपना छोटा-सा डेवलप करते हैं। अपना छोटा-सा एक घर या विश्व निर्माण होता है वहाँ पे। वैसे ही जहाँ पे फिश फार्मिंग, फिश, श्रिम्प्स और प्राउन हो रहे हैं, उस पानी में 1 एकड़ का जो फील्ड है, तो उनके लिए वही सब कुछ है। वही उनके लिए उनका वर्ल्ड वही है। तो वहाँ पे प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप हो रही है क्या? मतलब पानी है, पानी में हम स्टॉकिंग कर रहे हैं फिश का, श्रिम्प का, प्राउन का। उसके बावजूद भी पानी में ज़ूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है क्या? छोटे-छोटे जीव है क्या? पानी के अंदर बढ़ने वाले वनस्पति है क्या? तो ये क्या होता है कि इकोसिस्टम तैयार होता है। ये अगर प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, ये साइकिल मेंटेन हो रहा है, तो ही इनलैंड फिश फार्मिंग में हमें फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो 5 फैक्टर है, 5 फैक्टर हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अभी कन्वेंशनल फिश फार्मिंग जहाँ पे हो रहा है मतलब अभी जो फिश फार्मिंग हो रहा है, वो पारंपरिक रूप से हो रहा है। तो वहाँ पे अलग-अलग केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। काऊ डंग या गोबर का जो खाद रहता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिश को डिसीज़ होता है, जैसे ही किसानों को पता चलता है, तो डिसीज़ ना हो इसके लिए ओवरडोज़ में एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल होता है और उसकी वजह से होता क्या है, पूरा जो बायोडायवर्सिटी है, वो बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाती है, पानी का प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाता है, फिश का जो सर्वाइवल रेट है, वो कम हो जाता है और हमें हमारे यहाँ पे किसानों के खर्चे बढ़ जाते हैं। मतलब एक जो गंदा मछली रहता है, वो पूरे तालाब को गंदा कर देता है और गंदा तालाब पूरा फिश प्रोडक्शन अपना घाटे में लेके जा सकता है। तो ये जो ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग है, तो यहाँ पे ये जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं या हार्मोन और एंटीबायोटिक बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव है क्या? तो सच में यहाँ पे उसके लिए अच्छा अल्टरनेटिव है, उसके लिए अल्टरनेटिव यही है, जो फिश फार्मिंग पारंपरिक रूप से हो रही है, उसको हम ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग में कन्वर्ट कैसे करें? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर कैसे करें? मतलब वो आज के ज़माने में, आने वाले समय में यही ज़रूरत है, इसी का डिमांड है क्योंकि ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग करेंगे तो हेल्दी फिश, हेल्दी श्रिम्प और प्राउन हम कस्टमर को दे सकते हैं, नागरिक को, कंज्यूमर को दे सकते हैं। अगर हम केमिकल वाला फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो जो केमिकल वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वही फिश खा रहा है और वो फिश हम खा रहे हैं। मतलब अपने फूड चेन में अलग-अलग हाज़ार्डस केमिकल, हेवी मेटल्स, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स ये भी हमारे पेट में जा रहे हैं। उसकी वजह से आने वाले समय में हमारे ऊपर बहुत अलग-अलग उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये ना हो इसलिए सॉल्यूशन एक ही है, ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग करना, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर करना ये सबसे सही रास्ता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग करें मतलब क्या करें? मतलब आप जो आज की तारीख में श्रिम्प, फिश, स्प्राउट्स, बाइवॉल्व्स जिसका जो-जो प्रोडक्शन ले रहे हो, वो प्रोडक्शन लेते समय आप जो इनपुट्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप जहाँ पे फीड रहे, फीड सप्लीमेंट रहे, जो कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, वो केमिकल फ्री होना चाहिए, एंटीबायोटिक फ्री होना चाहिए, उसमें फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से इकोसिस्टम या बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ऐसे इनपुट हमें इस्तेमाल करना है, तो हम ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग की तरफ 101% बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग में चैलेंजेस है क्या? 101% चैलेंज है। मतलब कोई भी चीज़ अगर अच्छी चीज़ है, तो अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए हमें हर्डल्स तो आती ही है, चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग ये बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस भी है। मतलब यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज, मतलब यहाँ पे लोगों को, किसान को पहले एजुकेट करना, उनको नॉलेज देना, उनको थोड़ा ज्ञान देना, ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग कैसे करें, ये सबसे पहला चैलेंज है। उसके बाद लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इन मार्केट, मतलब मार्केट में जो जितने भी अभी अलग-अलग कंपनियां हैं जो फिश रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रही है, तो वो इतने ऑर्गेनाइज है, सभी के सभी लोकल प्लेयर्स है, बराबर। और तीसरा जो है वो कंट्रोल इंटर फूड चेन, मतलब आपको ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग करते समय
फिश सीड स्टॉकिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जो इस्तेमाल कर रहे हो वो ऑर्गेनिक है क्या, वो रेसिड्यू फ्री है क्या, वो केमिकल फ्री है क्या, वो देखने के बाद ही आपको वो इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ चैलेंजेस है। तो इसी के लिए ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नेटसप ने हमें बायोफिट एक्वा केयर के रेंज में हमें दिया है। तो नेटसप यहाँ पे एक्वा के रेंज में अलग अलग 3 प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बनाया है। एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट है, एक्वा क्लियर है, और तीसरा जो है बायोफिट एक्वा कल्चर। मतलब आज के तारीख में जितने भी अपने फिश फार्मिंग जितने भी फार्मर्स है, उनकी जो परेशानी है, वो परेशानी हम यहाँ पे एक्वा केयर के माध्यम से दूर कर सकते हैं। मतलब उनका प्रॉफिटेबिलिटी हम बढ़ाएंगे, उनका प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, फिश का सर्वाइवल परसेंटेज हम बढ़ाएंगे, ओवरऑल ग्रोथ जो रहता है वो अच्छा करेंगे। ये सारी चीजें करते करते हम ऑर्गेनिक फिश प्रोड्यूस कर पाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे वन बाय वन प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले ये एक्वा केयर के जो प्रोडक्ट अपने हैं वो कौन से पिलर के ऊपर खड़े हैं, इसका एक नजर देखें। तो यहाँ पे क्वालिटी न्यूट्रिशन, हर एक फिश श्रिम्प और स्प्राउन को क्वालिटी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। जैसे कि ह्यूमन बॉडी को अलग अलग विटामिन लगते हैं, मिनरल्स लगते हैं, एंजाइम्स लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट लगता है, वैसे ही वो भी एक एनिमल है। तो उसका अगर ग्रोथ अगर अच्छा करना है तो उसको भी क्वालिटी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जरूरी है। वो प्रोवाइड करते समय उसमें कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक हार्मोन नहीं होना चाहिए, ये सावधानी बरतनी भी जरूरी है। तो एक्वा केयर में, बायोफिट एक्वा केयर में कोई भी केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स फ्री प्रोडक्ट हमने बनाया है। जहाँ पे फिश फार्मिंग हो रही है, एक्वाकल्चर पॉन्ड में फिश फार्मिंग हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वाटर क्वालिटी जो है, पानी की जो शुद्धता है, वो मेंटेन रखने के लिए हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाया है। और जो 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, ये 100% इको फ्रेंडली है। मतलब पानी का जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग जीव जंतु, पानी के अंदर के वनस्पति और फिश, श्रिम्प और स्प्राउन, इसका जो पूरा लाइफ साइकिल रहता है, एक एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, इसको जरा भी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर अपना बायोफिट एक्वाकेयर का रेंज निर्भर है। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है बायोफिट एक्वाफिट। अभी बायोफिट एक्वाफिट क्या है? बायोफिट एक्वाफिट कॉन्सेंट्रेट एक बैलेंस ग्रोथ सप्लीमेंट है। मतलब ये बैलेंस ग्रोथ सप्लीमेंट आप फिश, श्रिम्प्स, स्प्राउन्स, इसका प्रोडक्शन जहां जहां पे कर रहे हो तो वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बायोफिट एक्वाफिट सप्लीमेंट है। मतलब यहाँ पे ये ज्यादा मात्रा पे यही इस्तेमाल करना है क्या? नहीं है। आप जो फिश में खाद देते हो उसमें उसका इफिशिएंसी बढ़ाने का काम, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने का काम ये अपना एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट करने वाला है। मतलब आप खाद बहुत भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में देते हो, लेकिन एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट ये कम मात्रा में लगता है, क्योंकि कंपनी ने एक्वा फीड ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यहाँ पे बनाया है। अभी इसमें क्या क्या है, इसका अगर एक कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो इसमें अलग अलग प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, एमिनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, विटामिन, मिनरल्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और प्रोबायोटिक है। मतलब एक अनोखा संयोग यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स का नेटसप ने यहाँ पे किया है। और ये ओवरऑल फिश, श्रिम्प और स्प्राउन का जो ग्रोथ रहता है, जो वृद्धि और विकास रहता है, उसके ऊपर काम करेगा। मतलब ये एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन के ऊपर ये काम करने वाला है। अभी एक्वाफिड कॉन्सेंट्रेट के फायदे क्या क्या है? तो सबसे पहला फायदा ये है, फीड कन्वर्जन रेशियो ये बढ़ाएगा। अभी फीड कन्वर्जन रेशियो क्या रहता है? मतलब आपने कितने केजी का फीड इस्तेमाल किया है और कितने केजी का यील्ड आपको मिला है, बराबर। इसका एक फॉर्मूला रहता है, उसके हिसाब से ये फीड कन्वर्जन रेशियो आता है। मतलब यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे कि एक 2 केजी का फीड आपने इस्तेमाल किया है, तो 2 केजी का फीड इस्तेमाल करने के बाद आपको मछली कितने केजी के मिल रहे हैं, तो इसको हम फीड कन्वर्जन रेशियो बोलते हैं। तो बायोफीड एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट की वजह से फीड कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा। मतलब आपका प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ने वाला है। साथ ही साथ जो हम उनको मछली को खाद जो दे रहे हैं, ऊपर से जो खाद डाल रहे हैं, उसका बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब उसको उसकी आसानी से उपलब्धता फिश, श्रिम्प और स्प्राउट्स को हो सकती है। ओवरऑल अगर ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ पैरामीटर्स अगर अगर हम देखेंगे तो फिजियोलॉजी, ओवरऑल बॉडी फिजियोलॉजी रहती है। टिश्यू मतलब पेशी या स्नायु का विकास अच्छे से होना, उनका पाचन संस्था अच्छे से काम करना, उनका जो फीड इनटेक मतलब खाने का जो
प्रमाण है वो अच्छे से सुनिश्चित करना, प्रॉपर वेट गेन मतलब उनका वजन भी अच्छा आना चाहिए, उनका जो लेंथ रहता है वो लेंथ अच्छे से डेवलप होना चाहिए, लेंथ के साथ साथ उनका जो गर्थ है, उनका जो विड्थ और साइज है वो भी अच्छा आना चाहिए। ऐसे अलग अलग बॉडी ग्रोथ पैरामीटर के ऊपर भी अपना एक्वाफिट कॉन्सेंट्रेटेड काम करने वाला है। और वो वहाँ पे उसका एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन मतलब उनका बोन डेवलपमेंट और उसके ऊपर का टिश्यू पेशी और मसल्स डेवलप स्नायु का विकास ये अच्छे से यहाँ पे होने वाला है। साथ ही साथ एक्वाफिट कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल की वजह से इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप होने वाला है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉकिंग तो आप अच्छे करते हो लेकिन हार्वेस्टिंग के समय आपको बहुत कम यील्ड मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी कम होने के कारण वो मॉर्टेलिटी हो रही है, उनका मृत्यु हो रहा है या अलग अलग जो बीमारियां रहती है डिसीज रहते हैं उसकी वजह से मछली मर रही है, स्प्राउट्स मर रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम अच्छा विकसित होने वाला है। साथ ही साथ जो ट्रेस रहता है मछली के ऊपर, जो ट्रेस रहता है वो ट्रेस भी कम करने का काम करेगा। मतलब यहाँ पे फाइनल यील्ड जो है वो यील्ड बढ़ाने में ये मदद करेगा। एनर्जी मेटाबोलिज्म मेटाबॉलिज्म जो रहता है यहाँ पे इंप्रूव होने वाला है, सुधारना होने वाली है। फिश का, श्रिम्प का और प्राउंस का जो फर्टिलिटी रहता है मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम जो रहता है वो अच्छे से डेवलप करेगा और उसको भी बढ़ावा देने का काम एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट की वजह से होने वाला है। अभी इतने सारे फायदे एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट की वजह से होने वाले हैं, लेकिन ये सच में क्या है, ये जादू वाला प्रोडक्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब इसमें एक बहुत ही अच्छे-अच्छे अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स का हमने मिश्रण बनाया है। इसी की वजह से, इस इंग्रेडिएंट की वजह से हमें इतने सारे अच्छे फायदे मिलने वाले। तो अपना बायोफिट एक्वाफिट का जो जार आता है वो 250 ग्राम का है, 400 रुपए एमआरपी का जार आता है। और हर 100 ग्राम में क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हमें मिलेंगे, मतलब यहाँ पे कंटेंट्स है और यहाँ पे ग्राम्स पर 100 ग्राम, मतलब प्रोटीन्स 20 ग्राम, 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट 42 ग्राम्स मिल रहे हैं, कैलोरीज फॉर फैट 66 किलो कैलोरी मिल रहा है, टोटल फैट 7 ग्राम मिल रहे हैं, एनर्जी 317 किलो कैलोरी मिल रही है, मैग्नीशियम 1.26 ग्राम है, मैग्नीज लगभग 32 मिलीग्राम है, सोडियम 316 मिलीग्राम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, प्रोबायोटिक है जैसे कि बैसिलस कोएगुलेंस, बैसिलस लैक्टोबैसिलस, कुछ अलग अलग एंजाइम्स इसमें हम डाले हैं जैसे कि सेल्यूलेज, अमाइलेज, प्रोटीज प्रोटीज और एमओएस मॉस ओलिगोसैकेराइड भी इसमें डाला है। मतलब आपको एक अनोखा मिश्रण बायोफिट एक्वाफिट कॉन्सेंट्रेट के माध्यम से मिल रहा है। मतलब यहाँ पे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, जितने भी मिनरल्स और विटामिन बॉडी डेवलपमेंट के लिए लगता है वो सारे के सारे यहाँ पे है। प्रोबायोटिक भी है, एंजाइम्स भी है, मतलब एक अनोखा मिश्रण एक बायोफिट एक्वाफिट कॉन्सेंट्रेट में हमें मिलने वाला है। इसी की वजह से हमें अलग अलग फायदे ये यहाँ पे मिलते हैं। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका डोसेज क्या है, तो 10 ग्राम पर केजी फीड में मिक्स करके आपको ये दे देना है। मतलब समझो कि कुछ किसान जो है वो फिश फार्मिंग करते समय, फिश प्राउन या श्रिम्प रहे फार्मिंग करते समय उसको फीड देते हैं। कुछ किसान रहते हैं कि उनके घर में जो वेस्ट जो जितना मटेरियल रहता है कि जैसे सेमी क्रस्ट ग्रेन्स रहे, राइस रहे या जो जो कुछ अनाज धान है लो क्वालिटी का है उसका मिश्रण करके वो देते हैं। कुछ किसान जो है वो कमर्शियल बेचने वाले जो फिश फीड रहता है वो फिश फीड देते हैं। तो आपका जो फीड है उसपे हर 1 किलो में 10 ग्राम अपना एक्वाफिट कॉन्सेंट्रेट ये मिक्स करना है, उसके बाद आपको ये देना है। तो ऑटोमेटिकली ये अपना एक्वाफिट कॉन्सेंट्रेट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो फिश, श्रिम्प और प्राउन कंज्यूम कर सकते हैं। अभी ये कैसे लेना है इसके पीछे कुछ साइंस या लॉजिक है क्या? 101% है। तो अभी देखो जनरली अगर देखा जाए फीड रेट हर एक चीज का एक डिसाइड रहता है। जैसे कि छोटा बच्चा कम खाता है, उसके बाद 7वीं 8वीं में जाने वाला बच्चा थोड़ा ज्यादा खाता है, उसके बाद जो युवक रहता है 22-25 साल में वो थोड़ा और ज्यादा खाता है, मिडिल एज के जो प्रौढ़ इंसान रहते हैं वो थोड़ा एवरेज मेंटेन में रहते हैं और जो बूढ़े आदमी है वो थोड़ा कम ही खाते हैं, बराबर। ये कैसा है कि एज के हिसाब से और बॉडी वेट के हिसाब से फीड रेट हर एक चीज में डिसाइड रहता है। वैसे ही हम फिश फार्मिंग करते समय उसका भी कितना फीड उसको देना है ये डिसाइड रहता है। मतलब समझो आपने स्टॉकिंग किया, स्टॉकिंग करने के बाद हार्वेस्टिंग तक मतलब समझो 3 महीने का कालावधि है, या
6 महीने का कालावधि है, तो उसमें मछली धीरे-धीरे बड़ी होती जाती है। उसके बॉडी वेट के हिसाब से आपको फिश फीड देना पड़ता है। समझो यहाँ पे आपके पॉन्ड में जो मछली है, एक राउंड आपने रैंडमली अगर आपने कैलकुलेट किया, समझो कि यहाँ पे 1 से 5 ग्राम बॉडी वेट का मछली है, तो यहाँ पे आपको फीड रेट आता है 4%। और फीड रेट 4% है, मतलब आपको एक मछली को उसके बॉडी वेट के 4% ही उसको फीड देना है। तो फिश फीड रेशियो कितना आएगा, एवरेज फिश साइज क्या आ रहा है, 1 से 5 ग्राम आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय फीड रेट, फीड रेट कितना आ रहा है, 4% आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ फिश इन दैट पॉन्ड। बरोबर, मतलब समझो आपके पॉन्ड में 1000 मछली है तो उसका फीड रेट आ रहा है समझो 4%, तो 1000 × 4 और एवरेज फिश का जो साइज आ रहा है 5 ग्राम आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे अगर कैलकुलेट करोगे तो फीड रेशन फीड रेशियो पर पॉन्ड ये आपका कैलकुलेट होगा, और उतना ही आपको देना है। अगर ज्यादा दोगे होगा क्या, उसका सेडिमेंटेशन होगा, वो सड़ने लगेगा, पानी खराब करेगा, और पूरा वाटर इको इन्वायरमेंट खराब करने का काम करेगा। बरोबर, इसलिए ज्यादा भी नहीं देना है। कम देंगे तो मछली को खाना कम मिलेगा, खाना कम मिला तो एक दूसरे के ऊपर वो अटैक करेंगे, उससे भी नुकसान हो सकता है। तो ये प्रॉपर कैलकुलेट करके ही आपको देना पड़ता है। मतलब समझो यहाँ पे 6 से 20 ग्राम एवरेज वेट का अगर मछली है, उसका फीड रेट 6% आता है। अगर समझो आपकी मछली 21 से 50 ग्राम का एवरेज वेट है, तो उसका फीड रेशियो जो है, फीड रेट जो है, वो 5 to 6% आता है। समझो आपकी मछली 600 ग्राम की है, तो उसका फीड रेट जो है, वो फीड रेट आता है 1.5 to 2% आता है। उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे फीड इस्तेमाल करना पड़ता है। बरोबर, तो अपना जो बायोफिट एक्वाफिट कॉन्सेंट्रेट है, ये प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, इसका एक सर्वसाधारण एक खर्चा कितना जाएगा, अंदाजन कैलकुलेशन क्या है, इसके ऊपर हम एक नजर डालते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट कैलकुलेशन फॉर 1000 फिश, 1000 मछली का हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। क्योंकि होता क्या है कि आपका पॉन्ड 1 एकड़ का है या आधा एकड़ का है, उसके बाद पानी का जो डेप्थ 2 मीटर का है, 3 मीटर का है, या उससे ज्यादा 7-8 मीटर का, 10 मीटर का है, उसके हिसाब से हमारे किसान स्टॉकिंग करते हैं, उसके हिसाब से फिश पॉपुलेशन मेंटेन करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक साइंटिफिकली चार्ट बनाया है। मतलब समझो आपके पॉन्ड में अगर 2000 मछली है, तो ये जो दिया है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 दुगना करना है। अगर 5000 है तो 5 गुना बढ़ा दो आप। इसके हिसाब से आप इसका ये एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो एवरेज फिश साइज क्या है, एवरेज फिश का एज 1 मंथ। यहाँ पे एवरेज बॉडी वेट कितना आ रहा है, 1000 मछली का टोटल एवरेज बॉडी वेट कितना जा रहा है, ये ग्राम में है, उसके बाद ये केजी में हमने निकाला है। तो यहाँ पे फिश फीड का रेट कितना रहता है, परसेंटेज कितना रहता है, ये बॉडी वेट के परसेंट के हिसाब से रहता है। पर डे फिश फीड रिक्वायरमेंट, फिश फीड, फिश को खाद कितना केजी देना है, उसके बाद अपना एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट रहता है। उसके बाद एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट कितने ग्राम लगने वाला है, क्योंकि अपना एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट का डोज क्या है, 1 केजी फीड के लिए 10 ग्राम एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट लगेगा। बराबर, तो यहाँ पे टोटल एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट रिक्वायर्ड फॉर 15 डेज। मतलब हम यहाँ पे रिकमेंड क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डे आप बायोफिट एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट इस्तेमाल करो। अगर किसी को हर रोज करना है तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अल्टरनेटिव भी किया तो बहुत अच्छे सुपीरियर रिजल्ट, यहाँ पे ऑप्टिमम रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट एमआरपी कितने जा रहा है, उसके बाद हमारे जो किसान है, किसानों के लिए नेटसप ने मिनिमम मैक्सिमम 30% डिस्काउंट देती है। तो 30% डिस्काउंट के हिसाब से प्राइस कितना जा रहा है, और एवरेज पर फिश एक्वाफीड का कॉस्ट कितना जा रहा है, यहां तक हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया। तो पहले महीने में अगर देखा जाए तो पहले महीने में एवरेज फिश का बॉडी वेट जो है वो 20 ग्राम तक रहता है। तो एवरेज बॉडी वेट 20 ग्राम का आ रहा है, तो टोटल 1000 फिश का बॉडी वेट कितना हो रहा है, 20,000 ग्राम हो रहा है। 20,000 ग्राम मतलब 20 किलो हो रहा है। 20 किलो, यहाँ पे बॉडी वेट 20 ग्राम है, तो फीड रेट जो रहता है वो 5% रहता है। मतलब यहाँ पे पर डे फिश फीड कितना लगेगा, 1 केजी लगेगा। मतलब पहले महीने में आपके अगर पॉन्ड में 1000 मछली है, तो पहले महीने में आपको 1 किलो पर डे, 1 केजी पर डे फिश फीड भी दिया तो सफिशियंट है उनके लिए। अभी अपना एक्वा फीड कितना लगेगा,
10 ग्राम पर केजी के हिसाब से लगेगा, मतलब यहाँ पे पर डे फिश फीड 1 केजी लग रहा है तो अपना एक्वा फीड भी 10 ग्राम लगेगा। अब हम यहाँ पे महीने के 15 दिन रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब 15 दिन का ये एक्वा फीड कितना होगा, 150 ग्राम हुआ। मतलब यहाँ पे 150 ग्राम अपना जो एक्वा फीड है 250 ग्राम का जार आता है, और 250 ग्राम का जो जार है तो यहाँ पे उसका एमआरपी देखा जाए तो 400 रुपए है। तो उसी के हिसाब से मतलब यहाँ पे 150 ग्राम का एमआरपी कितना हो रहा है, 240 रुपए हो रहा है, और 30% डिस्काउंट के हिसाब से 168 रुपीज यहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। मतलब ये 1000 मछली के लिए 168 रुपए खर्च हो रहे हैं। मतलब एक मछली के लिए कितना हो रहा है, लगभग 16 पैसा या 17 पैसा ही खर्चा हो रहा है। ये पहले महीने का खर्चा है। दूसरे महीने में अगर आप देखोगे तो लगभग 100 ग्राम की मछली होती है। मतलब यहाँ पे टोटल 1000 मछलियों का बॉडी वेट देखा जाए तो 100 किलो होता है। यहाँ पे फीड रेट जो है वो 4% रहता है। मतलब फिश फीड 4 किलो, मतलब दूसरे महीने में हर रोज आपको 4 किलो फिश फीड आपको देना है, एवरेज 4 किलो आपको देना है। अपना एक्वा फीड कितना लगेगा, 40 ग्राम लगेगा। 15 दिन में कितना लगेगा, 600 ग्राम लगेगा। और यहाँ पे 600 ग्राम का एमआरपी कितना जा रहा है, 960 रुपए। 30% डिस्काउंट से कितना जा रहा है, 672 रुपए हो रहे। मतलब 1000 फिश के लिए 672 रुपए खर्चे हो रहे। मतलब उस सेकेंड मंथ में आपके मछली के ऊपर, एक मछली के ऊपर आपके लगभग 70 पैसा खर्च हो रहे हैं। कितना हो रहा है, 70 पैसा बोल रहा हूं मैं, बराबर। तीसरा मंथ अगर देखेंगे तो तीसरे मंथ में एवरेज बॉडी वेट फिश का जाइए 400 ग्राम जाएगा। मतलब 1000 फिश का बॉडी वेट कितना हो रहा है, 400 किलो हो रहा है। तो यहाँ पे फीड रेट आता है 3%। उसके बाद उसका एवरेज अगर फीड का ये देखा जाए पर डे का रिक्वायरमेंट वो 12 किलो होता है। तो यहाँ पे फिश फीड कितना, एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट कितना लगेगा, 120 ग्राम। मतलब प्रमाण सेम ही है, 10 ग्राम पर केजी। 12 किलो के लिए 120 ग्राम लगेगा। 15 दिन के लिए कितना लगेगा, 1800 ग्राम लगेगा। उसका अगर एमआरपी देखा जाए तो 2880 होता है। उसका 30% से निकालते हैं तो 2016 रुपए होता है। मतलब एक फिश के लिए, मतलब 2016 रुपए आपको 1000 फिश के लिए लग रहे हैं। तो एक फिश के लिए कितना लग रहा है, 2 रुपया। दो ऐसे ही चौथे और पांचवें महीने का यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो कुछ किसान जो है वो एवरेज अगर देखा जाए तो तीसरे महीने के बाद 3 या 3.5 महीने में हार्वेस्टिंग करते हैं। और कुछ किसान जो रहते हैं वो मछली 800 ग्राम की, 1 किलो की बड़ी मछली बनने तक वेट करते हैं। तो उसी के हिसाब से हमने 5 महीने का यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है। मतलब लगभग 3 महीने का भी फिश फार्मिंग आप अगर कर रहे हो तो अपने पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, एक मछली के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर 5 महीने कर रहे हो तो एक मछली के ऊपर आपको आपके ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए खर्चे एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट के हो रहे हैं। लेकिन 8 रुपए खर्चे एक मछली के लिए पूरे लाइफ साइकिल में हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से फायदे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट आपका यील्ड बढ़ाने में मदद करने वाला है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में मदद करने वाला है, मॉर्टेलिटी रेट कम करने में मदद करने वाला है, प्रॉपर वेट गेन करने में मदद करने वाला है। इतने सारे फायदे हमें सिर्फ 8 रुपए में यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले, जहां पे हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं, जो एक्वाकल्चर पॉन्ड का अपना पानी है वो बहुत मायने रखता है। मतलब वो पानी कैसा है, वाटर इन्वायरमेंट कैसी है, वो पानी खराब हो रहा है क्या, या खराब होने के कारण उसमें अलग अलग डिसीजेस, जो रोग है उसका ग्रोथ वहां पे हो रहा है क्या, वो देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम पानी का जो इन्वायरमेंट रहता है, वाटर इन्वायरमेंट रहता है, वो डिटोरेट ना हो। वो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण कौन कौन से हैं, ये थोड़े हम देखते हैं, बराबर। सबसे पहले डू नॉट ओवरफीड। मतलब हम अगर ज्यादा फिश फीड, खाद का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा फिश फीड कहाँ पे जाएगा, मछली के पेट पे तो नहीं जाएगा। उसको जितना चाहिए उतना वो खाएगी। बाकी सब नीचे नीचे सेडिमेंटेशन हो जाता है। और नीचे जैसे ही सेडिमेंटेशन हो जाता है वहां पे वो सड़ने लगता है। और सड़ते समय अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जो डिसीज फैलाने वाले जो जीव जंतु है उसकी उत्पत्ति वहां पे हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एक्सेस फीड इस्तेमाल नहीं करना है। जो फिश का एवरेज बॉडी वेट है, कौन से ग्रोथ फेज में है, उसके हिसाब से फीड रेट आपको इस्तेमाल करना है। उसी के साथ साथ पानी का जो वाटर क्वालिटी होते हैं उसके अलग अलग जो पैरामीटर्स है वो क्या है, वो हम ऑप्टिमम रखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। अगर वो ऑप्टिमम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलने वाली है। तो पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 28 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कितना होना चाहिए, 30 से 40 सेंटीमीटर तक ट्रांसपेरेंसी हमें दिखनी चाहिए। डिजोल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए,
3 मिलीग्राम पर लीटर के ऊपर ये डिसॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए। पानी का पीएच 7.5 से 8.5 तक होना चाहिए। सैलिनिटी मतलब खारापन कितना होना होना चाहिए, पार्ट्स पर थाउजेंड 10 से लेके 36 तक ये पानी का सैलिनिटी होना चाहिए। अल्कलिनिटी पार्ट्स पर मिलियन कितना होना चाहिए, 80 से लेके 200 तक अल्कलिनिटी होना चाहिए। पानी का जो हार्डनेस है, हम जो बोलते हैं ना जाड़ापन, वो कितना होना चाहिए, 1000 से लेके 8000 तक होना चाहिए। मतलब टोटल हार्डनेस है, पीपीएम में कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम का हार्डनेस पीपीएम कितना होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। अमोनिया जो है वो पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम कितना होना चाहिए, लेस देन 0.1% होना चाहिए। अगर आपके पानी के ये पैरामीटर्स अगर सही है तो आपके तालाब का पानी बहुत ही अच्छा है, वहां पे बहुत ही अच्छा वाटर इन्वायरमेंट आपने रखा है। तो ऐसे पानी में आपको फिश, श्रिम्प और प्रॉन्स का प्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन मिल सकता है। और जो अलग अलग डिसीज फैलते हैं उस डिसीज फैलने के चांसेस भी बहुत कम है। तो यहाँ पे ये जो पानी खराब होता है, तो पानी खराब होने के बाद उसके लिए सॉल्यूशन क्या, मतलब ये तो साइंटिफिकली बताया कि पानी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो पानी 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए 5 महीने के एक जगह पे पुराना ही पानी रहता है। मतलब जो हमारे वेस्ट बंगाल या उड़ीसा के जो फार्मर्स है, कैनाल को जो पानी आता है, पानी एक बार मतलब साल में 2-3 बार आता है। पानी आने के बाद वो पॉन्ड में भर के रखते हैं और वही पानी इस्तेमाल करते हैं। पर हर जगह पे ऐसे ही होता है, मतलब वो नेचुरल फ्रेश वाटर का स्रोत नहीं है। वो 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एक ही पानी रहता है। एक ही जगह पे पानी थमने की वजह से वो पानी खराब होना शुरू हो जाता है। मतलब उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहते, मैला गंदा पानी हो जाता है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, पीएच बिगड़ जाता है, उसका सैलिनिटी जो खारापन है, अल्कलिनिटी वो बढ़ जाता है, उसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम या अमोनिया जैसे हार्मफुल गैसेस जो है वो तैयार हो जाते हैं और पानी खराब हो जाता है। उसकी वजह से अलग अलग फिश को बीमारियां होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या, तो उसी के लिए हम नेटसप ने बायोफिट एक्वा क्लियर ये प्रोडक्ट लाया। अभी बायोफिट एक्वा क्लियर क्या है, इसके नाम में ही क्लियर है, मतलब ट्रांसपेरेंट, पारदर्शकता। तो ये प्रोडक्ट जो है वो बायोफिट एक्वा क्लियर पानी का जो हाइजीन कैरेक्टरिस्टिक रहता है, जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड पे देखा, उसके ऊपर ये काम करने वाला प्रोडक्ट है। मतलब एक अच्छा साफ सुथरा पानी कैसे मेंटेन रखे, इसके ऊपर ये प्रोडक्ट काम करेगा। अभी इसके फायदे क्या क्या है, तो बायोफिट एक्वा क्लियर ये प्रोडक्ट एंटीबायोटिक और हार्मोन्स फ्री प्रोडक्ट है। तो ये इस्तेमाल करने के बाद होगा क्या, पानी का जो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स रहते हैं वो सुधारना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक अच्छा फेवरेबल एटमॉस्फेयर पैदा करने का काम, बनाने का काम ये एक्वा क्लियर ये प्रोडक्ट करने वाला है। मतलब इसमें श्रिम्प, फिश और प्राउन की डेवलपमेंट ओवरऑल अच्छी हो सकती है। वाटर क्वालिटी जैसे ही सुधारती है वैसे पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसका लेवल बढ़ाने का काम ये एक्वा क्लियर करेगा। पानी का जो खारापन रहता है, पीएच रहता है, अमोनिया रहता है, सलाइनिटी जो रहती है, अल्कलिनिटी जो रहते हैं, वो मेंटेन करने का, विद इन रेंज रखने का काम ये करने वाला है। पानी के अंदर कुछ हार्मफुल पैथोजन रहते हैं, उसकी वजह से अलग अलग बीमारी फैलती है, तो उसको कम करने का ये काम करेगा। पानी के अंदर अलग अलग गैसेस भी तैयार हो जाते हैं, जैसे कि फिश का, श्रिम्प का, प्रॉन्स का जो एक्सक्रीटा है, मलविष्टा जो है, वो उधर ही पानी में छोड़ देते हैं। लेकिन उसकी वजह से होता है क्या है, पानी के अंदर का अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट जैसे अलग अलग हार्मफुल गैसेस तैयार हो जाते हैं। तो एक्वा क्लियर करेगा क्या, एक्वा क्लियर के गैसेस रिलीज करने का काम करेगा। तो ये बायोफिट एक्वा क्लियर के अलग अलग बेनिफिट है। तो बायोफिट एक्वा क्लियर का कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन क्या है, तो इसमें यूका एक्सट्रैक्ट है, उसके बाद जियोलाइट है, उसके बाद बाइकार्बोनेट है और उसमें बाइंडर भी है। अभी ये प्रोडक्ट हमें अगर देखा जाए तो 250 ग्राम ये वॉल्यूम में मिलता है और उसका एमआरपी है 600 रुपया, एमआरपी 600 रुपया है। इसका डोसेज अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डोसेज 1 एकड़ एक्वाकल्चर पॉन्ड के लिए 15 दिन में 1 केजी एक्वा क्लियर इस्तेमाल आपको करना है। 15 दिन में 1 केजी मतलब 15 दिन में 250 ग्राम के 4 जार आपको वहां पे इस्तेमाल करना है 15 दिन में, महीने में 2 बार इस्तेमाल करना है। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करें, इस्तेमाल कैसे करें, तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट डायरेक्टली पॉन्ड वाटर क्वालिटी के ऊपर काम करता है। तो इस प्रोडक्ट का, बायोफिट एक्वा क्लियर का इस्तेमाल करते समय इसका कांटेक्ट पानी के साथ आया तो ये इसका एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। तो ये डायरेक्टली जो फिश पॉन्ड है
उसके कांटेक्ट में ही आना चाहिए। उसमें मिक्स करने से पहले आपने बकेट में या छोटे पतीले में ऐसे मिक्स करने के लिए कुछ बनाया और उसमें डाल दिया, तो उसमें उसका एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। उसकी एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी। तो बायोफिट एक्वाक्लियर ये डायरेक्टली फिश टैंक कैसा जाए, एक्वाकल्चर पॉन्ड में कैसा जाए, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी ये 1 एकड़ फील्ड के लिए 1 केजी हम रिकमेंड करें, मतलब 1 एकड़ में कितना फेंकना है, 1 केजी ही ब्रॉडकास्ट करना है। तो ये बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, तो इसके लिए कुछ हम फिलर मटेरियल भी सजेस्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास अगर सेमी क्रश ग्रेन्स है, मतलब पैडी फील्ड, पैडी हार्वेस्ट करने के बाद हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 वाला अच्छा राइस, अच्छा चावल हम बाजार में भेज देते हैं, और जो टुकड़ा वाला रहता है, एकदम छोटे-छोटे टुकड़े रहते हैं, वो हम घर में खाने के लिए या हमारे घर में मुर्गी पालन हो रहा है, फिश फार्मिंग हो रहा है, तो वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे आपके पास लो क्वालिटी के जो ग्रेन्स है, उसमें आपको ये एक्वा क्लियर मिक्स करना है और पॉन्ड में ब्रॉडकास्ट करना है। मतलब आपको 8 से 10 किलो ऐसे एक फिलर मटेरियल के साथ आपको बायोफिट एक्वा क्लियर मिक्स करो और वो 1 एकड़ पॉन्ड में आप ब्रॉडकास्ट करना है, बराबर? अभी एक्वा क्लियर का कैलकुलेशन कैसा जाएगा? 1 एकड़ का आपका पॉन्ड है, एवरेज अगर पानी का डेप्थ देखा जाए तो 2 से 3 मीटर है, तो इसके लिए एक्वा क्लियर कितना प्रोडक्ट लगेगा? पहले महीने में, जैसे कि हम महीने में 2 बार रिकमेंड करें, तो पहले महीने में आपको 2 केजी एक्वा क्लियर ये प्रोडक्ट लगने वाला है। मतलब एक्वा क्लियर के जार कितने लगेंगे? 8 जार आपको लगेंगे। मतलब 250 ग्राम का 1 जार है, ₹600 एमआरपी वाला 1 जार है, तो टोटल एमआरपी कितना जा रहा है महीने का? ₹4,800 एमआरपी के प्रोडक्ट लगने वाला है। 30% मैक्सिमम डिस्काउंट के हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट कितने रुपए में मिलने वाला है? ₹3,360 में मिलने वाला है। मतलब जहाँ पे 3 महीने की खेती हो रही है, वहाँ पे लगभग देखा जाए तो 13 साढ़े 13,000 रुपए खर्चा आपका पानी अच्छा रखने के लिए, पॉन्ड पॉन्ड वाटर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए खर्चे होने वाले हैं। लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। जहाँ पे 5 महीने का खेती हो रहा है, तो उसी के हिसाब से 16-17 हजार रुपए यहाँ पे खर्चे आपको दिखाई देंगे। तो ये जो बायोफिट एक्वा क्लियर का कैलकुलेशन हमने दिया है, वो 1 एकड़ पॉन्ड का है। समझो यहाँ पे कुछ किसानों के पास वाटर डेप्थ ये ज्यादा रहती है, मतलब 3 मीटर से ज्यादा है, मतलब 3 मीटर का डायरेक्ट आप दुगना करो, 6 मीटर है। तो अगर इससे ज्यादा है, मतलब 6 मीटर का, 7 मीटर का है, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी है, दुगना करना है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है बायोफिट एक्वाकल्चर। अभी एक्वाकल्चर ये प्रोडक्ट जो है वो है अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसोर्टियम है। मतलब ये प्रोबायोटिक नाम के बैक्टीरिया है। मतलब ये अगर देखेंगे तो जैसे कि इसके नाम में ही कल्चर है, मतलब एक एक्वा कल्चर, मतलब पानी का जो कल्चर है वो अच्छा रखने का काम ये एक्वा कल्चर करने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि बोलते हैं कि पानी में अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर सेडिमेंट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, या फिश का स्प्राउन का, श्रिम्प का स्प्राउन का एक्सक्रीटा नीचे बैठ जाता है। कुछ चिटेनस मटेरियल, मतलब ऐसा एकदम गाढ़ा चिकट ऐसा एक मटेरियल तैयार हो जाता है, मड जैसा। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से पानी की वाटर क्वालिटी पूरी खराब हो जाती है। और ये जो चिटिनस मटेरियल है, जो सेडिमेंटेशन है, फिश को, मछली को क्या लगता है कि ये मेरा नेचुरल फूड है, तो वो खाने के चक्कर में उसको अलग अलग बीमारियां भी होती है। तो ये अपना बायोफिट एक्वाकल्चर, सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिशन नीचे हो रहा है, मतलब पानी के नीचे जो डिपोजिशन हो रहा है, जो एक्स्ट्रा फीड रहे या एक्सक्रीटा रहे, वो जम रही है, उसको नष्ट करने का, उसको डिग्रेड करने का काम ये बायोफिट एक्वाकल्चर के अलग अलग बैक्टीरिया करने वाले हैं। साथ ही साथ ये बैक्टीरिया फिश के पेट में चले जाएंगे, तो पेट में जाने के बाद ओरल गट फ्लोरा जो है, मतलब पाचन संस्था में जो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया जो रहती है, गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ाने का काम ये बायोफिट एक्वाकल्चर करने वाला है। ओवरऑल जो ये रहता है, ग्रोथ रहता है, वो ग्रोथ प्रमोट करने के लिए, अच्छा ग्रोथ प्रमोट करने के लिए ये काम करेगा। पानी के अंदर जो अलग अलग डिसीजेस फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल डिसीज रहे, फंगल डिसीज रहे, या एक्टोपैरासाइट रहे, तो उसको कंट्रोल में रखने का काम भी ये एक्वाकल्चर के अलग अलग प्रोबैक्टीरिया करने वाले हैं। तो बायोफिट एक्वाकल्चर के फायदे बहुत ज्यादा है। इसके अंदर जो हमने बैक्टीरिया यूज किया है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, नॉन पैथोजेनिक है, मतलब इसकी वजह से फिश, श्रिम्प और स्प्राउंस को जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं उसको साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सॉल्ट रेजिस्टेंट है, मतलब पानी एक जगह पे रुकने की वजह से उसका सैलिनिटी बढ़ जाता है, तो ये बैक्टीरिया जो है वो सॉल्ट रेजिस्टेंट है, मतलब इनको कुछ नहीं होगा।
और इसका फायदा हमें क्या होगा? सबसे पहले ये स्लजेस डिग्रेड करने का काम करेगा। मतलब जो सेडिमेंटेशन हो रहा है उसको डिग्रेड करने का काम करेगा। फिश का, श्रिम्प का, स्प्रॉन का सर्वाइवबिलिटी जो रहता है, मतलब जिंदा रहने के जो चांसेस रहते हैं, वो बढ़ाने का काम ये एक्वाकल्चर के बैक्टीरिया करने वाले हैं। ओवरऑल उनका जो परफॉर्मेंस रहता है, परफॉर्मेंस बढ़ाने का काम एक्वाकल्चर के बैक्टीरिया करने वाला है। पानी का जो टर्बिडिटी प्रॉब्लम रहता है, मैलापन, वो कम करने का, टर्बिडिटी कम करने का ये काम करेगा। साथ ही साथ जो नीचे पानी के अंदर जो अलग-अलग प्लैंक्टन, जैसे कि वनस्पति रहते हैं, जैसे कि आल्गल ग्रोथ रहती है, नेपियर जैसे छोटे-छोटे ग्रास रहते हैं, तो उसको बढ़ावा देने का ये काम करेगा। जो डेड अल्गल है उसको डिग्रेड करने का ये काम करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि फिश मार्केट में हम जाने के बाद हमें एक अलग बैड स्मेल आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो वहाँ से फिश लेने के बाद घर में आते हैं, पकाने के बाद भी उस मछली का बैड स्मेल नहीं जाता। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी के अंदर जो सेडिमेंटेशन हो रहा है, जो स्लजेस फॉर्मेशन हो रहा है, उस मछली को क्या लगता है कि ये मेरा नेचुरल फूड है, उसको वो खा जाती है। खाने के बाद मछली को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग-अलग बीमारियाँ, डिसीज़ेज़ होते हैं और उसकी वजह से उस मछली को एक बदबू आने लगती है। तो यहाँ पे बायोफिट एक्वाकल्चर ये स्लजेस डिग्रेड करने का ही काम करेगा। स्लजेस जैसे डिग्रेड होते, वो मछली खाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि पानी पूरा अच्छा साफ-सुथरा यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी प्रोड्यूस की हम बात करते हैं कि मछली अच्छी होनी चाहिए, उसकी बदबू नहीं आनी चाहिए, स्प्राउन्स और श्रिम्प अच्छे होने चाहिए, तो यहाँ पे क्वालिटी प्रोड्यूस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी बायोफिट एक्वाकल्चर में कौन-कौन से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है? तो यहाँ पे बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस कोएगुलेंस है, बैसिलस लिचिनोफॉर्मिस है, बैसिलस मेगाटेरियम है। मतलब इसका अगर देखेंगे तो हाईली कॉन्संट्रेटेड, मतलब 1 एमएल में 10 10⁻⁹ इसका काउंट फॉर्मेशन यूनिट है। मतलब 1 इंटू 10⁻⁹, मतलब 10 के ऊपर आपको 9 जीरो लगाने पड़ेंगे। इतने करोड़ों बैक्टीरिया 1 एमएल के माध्यम से यहाँ पे डेवलप होने वाली है, यहाँ पे पॉन्ड में मिलने वाली है। इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो बायोफिट एक्वाकल्चर ये 500 एमएल में आधा लीटर में आता है। इसका एमआरपी है ₹350। इसका डोसेज अगर देखा जाए तो 15 दिन में आपको 1 लीटर 1 एकड़ पॉन्ड के लिए इस्तेमाल करना है। मतलब जैसे ये एक्वा क्लियर है, 15 दिन में 1 एकड़ पॉन्ड के लिए 1 केजी है, और यहाँ पे 15 दिन में 1 एकड़ पॉन्ड के लिए 1 लीटर इस्तेमाल करना है। इसी मात्रा में आपको ये इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक्वा कल्चर का कैलकुलेशन अगर 1 एकड़ पॉन्ड का अगर देखा जाए, उसका एवरेज हाइट, पानी का डेप्थ अगर देखा जाए तो 2 टू 3 मीटर है। तो पहले मंथ के लिए, मतलब जैसे हम 2 लीटर रिकमेंड कर रहे हैं, 2 बार इस्तेमाल के लिए करने के लिए बोल रहे हैं, तो 2 लीटर एक्वा कल्चर लगने वाला है। मतलब 500 एमएल के हिसाब से 4 बोतल लगने वाली है। मतलब टोटल एमआरपी देखा जाए तो ₹1400 होता है, और 30% डिस्काउंट देखा जाए तो ₹980 होते हैं। मतलब खाली ₹980 में आप क्या कर रहे हो, इतने सारे फायदे आप दे रहे हो, एक अच्छा वाटर एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हो, अलग-अलग डिसीज जो पैथोजन है उसका काउंट आप कंट्रोल में रख रहे हो, एक अच्छा गट फ्लोरा आप डेवलप कर रहे हो। मतलब इतने सारे फायदे हमें एक्वा क्लियर कल्चर से यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे बायोफिट एक्वा के रेंज इस्तेमाल करते समय हमें कुछ सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पे आपको करना क्या है, एक्वा क्लियर और एक्वा कल्चर एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम 4 से 5 दिन का गैप रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब समझो आज 26 तारीख है, 26 तारीख को अगर आप एक्वा क्लियर इस्तेमाल कर रहे हो, तो 4 से 5 दिन, मतलब 30 तारीख या 1 जुलाई को आप एक्वा कल्चर इस्तेमाल करो, बराबर? एक्वा क्लियर इस्तेमाल करते समय इसका कार्य जो है, मतलब जैसे ही एक्वा क्लियर पानी के संपर्क में आता है, उसका कार्य उसी पानी में शुरू हो जाता है। तो आप अगर बकेट में या छोटे पतीले में या और कुछ ड्रम में अगर इसका कुछ द्रावण तैयार करने का प्रयास कर रहे हो या अनोखा प्रयोग कर रहे हो, तो उसी पानी में उसका एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। तो एक्वा क्लियर ये डायरेक्टली फिश फार्मिंग जहाँ पे हो रहा है, एक्वाकल्चर का जहाँ पे पॉन्ड है, उस पॉन्ड पानी के संपर्क में आना जरूरी है। तो आप जो फिलर मटेरियल में, मतलब जैसे कि सेमी क्रश ग्रेन्स में आप एक्वा क्लियर मिक्स करके ब्रॉडकास्ट करने वाले हो, तो उस समय ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आना नहीं चाहिए। मतलब जो नमीपना जो रहता है, ये मॉइस्चर जो रहता है उसमें कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। डायरेक्टली एक्वा क्लियर ये फिश पॉन्ड में आपको डालना है, बराबर? साथ ही साथ अगर देखेंगे बायोफिट एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट और एक्वा कल्चर, एक्वा क्लियर
में कुछ गैप रखना ज़रूरी है क्या? 101% 4 से 6 घंटे का गैप दोनों में रहना ज़रूरी है। मतलब सुबह के मॉर्निंग टाइम पे मतलब सुबह-सुबह 9 बजे अगर आप एक्वा फीड कॉन्सन्ट्रेट को फिश फीड में मिक्स करके आप अगर दे रहे हो, तो दोपहर 12-1 बजे के बाद आपको एक्वा क्लियर उस दिन इस्तेमाल करना है। दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे बायोफिट एक्वा की जो पूरी रेंज है ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्या? 101% ये कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मार्केट में इसके जैसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। मार्केट में जो अवेलेबल है वो एंटीबायोटिक, हार्मोन्स, केमिकल, फर्टिलाइजर वाला है, लेकिन नेटसप ने आपको जो दिया है वो एंटीबायोटिक, हार्मोन फ्री है। इसका हमारे पास एक सर्टिफिकेशन भी है। मतलब रिसेंटली हमने एक टीयूबी करके एक इंस्टीट्यूट है, वहां से टोटल जितने भी हमारे 3 प्रोडक्ट है उसका इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें कौन-कौन सा घटक है, कितनी मात्रा में है, इसमें कुछ हेवी मेटल है क्या, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेन है क्या, इसमें कुछ अलग-अलग केमिकल्स है क्या, इसका पूरा एनालिटिकल रिपोर्ट हमें मिला है। वो रिपोर्ट आपको आपके रीजनल मैनेजर के पास से मिल सकता है। साथ ही साथ कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया सीएए, वहाँ पे भी हमने ये प्रोडक्ट रजिस्टर किया है। उस रजिस्ट्रेशन का एक्नॉलेजमेंट लेटर हमें मिला है। आने वाले 15-20 दिन में उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी हमें मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे सीएए हमें क्या बता रहा है, सीएए से हम क्या सर्टिफाई करके ले रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल, एंटीबायोटिक या हार्मोन्स नहीं है। मतलब जैसे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करते समय जैसे कोई रेसिड्यू उसमें नहीं होना चाहिए। तो बायोफिट एक्वा की रेंज इस्तेमाल करके आप ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग कर सकते हो। आपने अगर वो एक्सपोर्ट भी किया तो भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। खाली सिर्फ और सिर्फ बायोफिट एक्वा हमारे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल है। बायोफिट का एफसीआर रेशियो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बायोफिट एक्वा की वजह से एफसीआर रेशियो बढ़ने वाला है। मतलब किसानों को जो एक्सेस फीड के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो खर्चे कम होने वाले हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही भारी कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब यहाँ पे एक्वा क्लियर और कल्चर की वजह से आपकी मछली को डिसीज ना हो, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर करके एक अच्छा पैरामीटर हमें यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो डिसीज के ऊपर जो हमारे खर्चे होते हैं, डिसीज ना हो इसके लिए जो खर्चे होते हैं, डिसीज होने के बाद जो मॉर्टेलिटी रेट होता है, तो वो जो नुकसान होने वाला है किसानों को, वो नुकसान हमें यहाँ पे बचा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बायोफिट एक्वा केयर की रेंज ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अभी ये प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में चल सकता है क्या? 101% नेटवर्क मार्केटिंग में चल सकता है। क्योंकि देखो कोई भी चीज रहे, कोई भी कंसेप्ट रहे, उस कंसेप्ट को पहले समझाना पड़ता है, उसके बाद उसका कोई विकल्प है क्या वो देखना पड़ता है। और वो अच्छे से अगर उनको अगर विकल्प देंगे उसको, उसके पास से वो करवा के लेना पड़ता है, तो ही वो कंसेप्ट आगे बढ़ती है। तो 2001 में जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग ये खाली पेपर के ऊपर कंसेप्ट था, उस टाइम पे नेटसप ने 2003 में बायोफिट ये पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट निकाला। और पूरे भारत में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या इनपुट्स लगते हैं, और हमें यहाँ पे एक अच्छा विकल्प बायोफिट कैसा है ये हमने वहाँ पे कंसेप्ट पेनिट्रेट किया। और आज के तारीख में देखा जाए तो नेटसप का ओवरऑल टर्नओवर में 65% कंट्रीब्यूशन ये बायोफिट का है। हाँ, लाखों किसान आज बायोफिट के कौन है चाहते हैं, वो हर फसल के लिए, हर सीजन के लिए बायोफिट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे 2021 में हमें यहाँ पे 2021 में एक नया कंसेप्ट है सस्टेनेबल फिशिंग, ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग। तो हमारे नेटसप के डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे नेटसप के जितने भी बायोफिट प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले फार्मर्स है, वापस ये ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्या होता है, या रेसिड्यू फ्री फिश क्या होता है, ये कंसेप्ट समझाएंगे। कंसेप्ट के बाद ये इसके लिए कौन से इनपुट लगने वाले हैं, कौन से औषध लगने वाले हैं, उसका भी विकल्प हम यहाँ पे दे रहे हैं, उससे वो करवा के ले रहे हैं। मतलब पूरा सपोर्ट मैकेनिज्म हमने यहाँ पे तैयार किया। तो ये परफेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे मैच हो रहा है। अब यहाँ पे स्कोप कितना है, जैसे अगर भारत में देखा जाए तो भारत में फिश प्रोडक्शन ये बढ़ता बढ़ता जा रहा है। हमने इसके पहले भी ग्राफ में देखा 2005 का और 2017-18 का ग्राफ हमने देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉप 10 फिश प्रोडक्शन स्टेट कौन कौन से है, तो सबसे पहले है आंध्रा। मतलब लगभग इनलैंड और मरीन पकड़ के 34
लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 17 लाख मेट्रिक टन का हो रहा है, गुजरात में 15.5 लाख मेट्रिक टन का हो रहा है, केरला में 15 लाख मेट्रिक टन का, तमिलनाडु में 8.8 लाख मेट्रिक टन का, उत्तर प्रदेश में 6.2 मेट्रिक टन का हो रहा है, महाराष्ट्र में 6 मेट्रिक टन का हो रहा है, ओडिशा में 6 लाख मेट्रिक टन का हो रहा है, बिहार में लगभग 6 लाख मेट्रिक टन का हो रहा है, कर्नाटका में 5.6 लाख मेट्रिक टन का हो रहा है। मतलब यहाँ पे फिश प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये ट्रेडिशनल वे से हो रहा है, कन्वेंशन तरीके से ये फिश फार्मिंग कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इनका हम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे इनका अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग करने के लिए अगर हम एक्वा केयर का रेंज यहाँ पे पहुंचा देंगे, तो बहुत ही अच्छा एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का काम यहाँ पे हो सकता है। और सस्टेनेबल एक्वा कल्चर, सस्टेनेबल फिश फार्मिंग, ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग, ये बायोफिट एक्वा केयर के माध्यम से किसानों तक पहुंच सकता है। तो ये स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक्वाकल्चर जहाँ पे इंडियन फिश फार्मिंग हो रहा है, तो वो कहाँ पे हो रहा है? तो नेचुरल वाटर रिसोर्सेस है वहां पे हो रहा है। मतलब नेचुरल वाटर रिसोर्सेस में पॉन्ड्स आते हैं, टैंक्स आते हैं, फ्लड प्लेन लेक्स आते हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में कुछ तालाब बन जाते हैं, ऐसे रिवर कैनल वहां पे फिश फार्मिंग हो जाती है। मतलब अलग अलग वाटर रिजर्वर जो है, मतलब डैम वाटर है या तालाब का पानी है, ऐसा कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 6 मिलियन हेक्टर एक्वा इनलैंड फिश फार्मिंग के लिए जमीन, मतलब पानी उपलब्ध है। लेकिन उसका अगर देखा जाए तो खाली 40% हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब 2.5 मिलियन हेक्टर पे ही फिश फार्मिंग हो रहे हैं। मतलब आज की तारीख में देखा जाए तो 62 लाख एकड़ पे ही जो पॉन्ड का पानी है, वो पानी हम फिश फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर बायोफिट एक्वा का प्रोडक्ट हम पहुंचाएंगे, मतलब अंदाजन 1 एकड़ के लिए 10,000 रुपए का भी प्रोडक्ट हम देंगे, तो मार्केट पोटेंशियल देखा जाए तो 6,200 करोड़ का मार्केट पोटेंशियल है। मतलब आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जितना हो सकता है उतना जल्दी अगर हम यहाँ पे इस मार्केट को, इस किसानों को तक हम बायोफिट एक्वा एक्वा के प्रोडक्ट अगर पहुंचाते हैं, तो 6 करोड़ से ज्यादा बिजनेस जनरेट हो सकता है। मतलब आप जहाँ पे अभी ओडिशा में हो, वेस्ट बंगाल में हो, चाहे आसाम में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, मतलब जहाँ जहाँ पे फिश फार्मिंग हो रही, वहाँ पे अगर आपने किसानों से मिलना, किसानों से ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग के बारे में बात करना, उनको कौन 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 से प्रोडक्ट लगते हैं, ये क्यों करना चाहिए, अच्छे से अपने अलग अलग प्रोडक्ट का अगर उनको जानकारी अगर आप देते हो, तो एक अच्छा बिजनेस आपका डेवलप हो सकता है। तो ये रहा अपना बायोफिट एक्वा। तो यहाँ पे बायोफिट एक्वा के माध्यम से 101% हम अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, हम अपने अचीवमेंट्स कर सकते हैं, और किसानों का आज के तारीख में जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर एक अच्छा बेहतरीन सॉल्यूशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये ट्रेनिंग सेशन में ही समाप्त करता हूँ। तो यहाँ